हेलो हाय वेलकम सभी को। दिस इज सी एच चिन्मय पाठक ऑन दिस साइड एंड इस बार अभी जो दिसंबर 2023 का सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट है, तो सबसे ज्यादा अगर मैथ्स के बाद कोई चैप्टर डिफिकल्ट जाता है सबको, वो होता है लॉ। लेकिन मेरे लिए लॉ इज लव, पता है। तो ये जो है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हम क्या करने वाले हैं अभी, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का जो लॉ है, पूरा कंप्लीट लॉ, 100% लॉ, along with क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्लस 1.5 दिन में, इन 1.5 डे, कैसे आप इस पूरे पूरे लॉ को कैसे रिवाइज करोगे और पेपर में किस तरीके का पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सब इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बनने वाली है। इसमें हम आईसीआई का मॉड्यूल ही यूज करेंगे, क्योंकि मतलब पता नहीं अभी किसी के पास क्या नोट्स है, वो कौन कहाँ पे बैठ के क्या पढ़ रहा है। तो दिस विल बी अ मोर गुड थिंग टू डू, के मतलब क्या रहेगा कि सब एक ही मटेरियल से रेफर करेंगे। इसमें हम 100% सब चीजें कवर करने वाले, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई चैप्टर नहीं, कोई यूनिट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। बस इसके ट्रांचेस अलग अलग होंगे। पहले ट्रांच में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, समझेगा सबको, मैं वापस बोलता हूँ, समझेगा सबको, लेकिन मैटर क्या करता है, पेपर में ये चीजें आपको रिकॉल होती है कि नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहली हमारी सारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे। हम इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे इन डेप्थ, 100%, कोई रिवीजन नहीं, कोई मैराथन नहीं, 100% हम पूरा खत्म करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें हम बहुत कम टाइम में कवर करेंगे, लेकिन 100% कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर करेंगे, प्लस 1.5 डे से रिलेटेड जो पेपर के पहले का 1.5 दिन होता है, सारा सपोर्ट मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जस्ट we will just jump into this chapter, the first unit that you studied, the Indian Contract Act 1872। मान लो किसी ने लॉ पढ़ा है लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझा है, वो भी इसको पूरा 100% आंख बंद करके रिलाई कर सकता है। ट्रेंड बेसिस पे या फिर कोई एबीसी एनालिसिस से हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं, 100% कवरेज। सो जस्ट वी विल जस्ट जंप इनटू इट नाउ। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना, यही आईसीआई का रोड मैप होता है। आईसीआई आपको बताता है वो आपसे क्या चाहता है ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस लर्निंग आउटकम्स में। तो पहले चाहता है आपको पता हो व्हाट इज एन अग्रीमेंट, वो चाहता है आपको पता हो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, बस यही है आपका सब हॉटस्पॉट। अगर इस चैप्टर में कोई इतनी चीजें करके जाएगा ना, सिर्फ इतनी चीजें, तो भी उसका 100% अटेम्प्ट होगा ये वाला चैप्टर। तो डिटेल में सब चीजें हम देखेंगे अभी। पहले शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, ओके। अब कैसा है देखो दोस्तों, अब आप ना, आपके बर्थडे पे आपके फादर ने आपको बोला, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुमको एक फोन गिफ्ट करूंगा यार। अब ना वो गिफ्ट तो करेंगे नहीं, या फिर वो बोलेंगे यार तू फाउंडेशन क्लियर हो जा, मैं तेरे को फोन गिफ्ट करूंगा, होने के बाद करेंगे नहीं, बोलेंगे काम कर इंटर होने के बाद दूंगा। उन्होंने ना तुमको कुछ प्रॉमिस किया था, ठीक है, उस प्रॉमिस को तुमने बोला सर भाई, मतलब फादर पापा मैं करूंगा, आपने करके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने उनका पार्ट पे वो फेल हो गए। अब ना यार इसके लिए ना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये जीवन का सार है, समझ गए। यही होता है, प्रॉमिस करेंगे तोड़ देंगे, प्रॉमिस करेंगे तोड़ देंगे। लेकिन यार अगर यही रीत, यही सब चीजें अगर हम कॉमर्स मतलब कमर्शियल वर्ल्ड में चलाएंगे ना, जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड होता है, उसमें ये चीजें गलत हो जाएंगी। मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी, जैसे एग्जांपल रिलायंस, और उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई रोड बनाने का। यार ये लोग रोड बना के देंगे लेकिन इसने पेमेंट नहीं किया, या फिर ये बंदा रोड बना के देगा, इसने पेमेंट नहीं किया, तो ये भी यहाँ पे भी झूठ बोल गए। लेकिन ये ना कमर्शियल वर्ल्ड में चलेगा नहीं, क्योंकि ना अगर ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे पे, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कोई एक दूसरे के साथ, डील ही नहीं करेगा। लोग डरेंगे, लोग बोलेंगे भाई अभी काम करता हूँ, अभी कैश दे दे, अभी पैसा दे दे।
तो ये चीजें ना हो इसलिए कोई तो चाहिए सेवियर, जिसको हम बोलते हैं ना, अगर ये प्रॉब्लम अगर ऐसा हुआ, देखो मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन क्या गारंटी इन्होंने धोखा दे दिया तो कोई तो होना चाहिए बचाने वाला, तो वो अपना बचाने वाला होता है लॉ। ये लॉ को प्रोटेक्ट कर, या फिर ये लॉ के बेसिस पे प्रोटेक्ट करता है अपने को कोर्ट। कौन करता है? कोर्ट। तो बेसिकली इस पूरे हम जो पढ़ने वाले लॉ, इसमें हम अभी जो पढ़ेंगे, जो आप प्रॉमिस करते हो ना आपके फ्रेंड्स को, फादर को, वो तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये प्रॉमिस में अगर कमर्शियल एलिमेंट आ गया, यानी कि क्या, अगर ये बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोमिसेस है ना, तो यहाँ पे ये एक लॉ है जिसको हमें पढ़ने वाली, ये प्ले में आ जाएगा। और भाई ये लॉ आपको तोड़ने नहीं देगा, ये बोलेगा अगर तू तोड़ेगा तो ये जज तुमको तोड़ेगा, बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एकदम इजी बात, एक मिस्टर ए है, इनके पास एक है कार, इन्होंने बोला आई वॉन्ट टू सेल इट, इन्होंने निकाली एक ऑफर, ऑफर या फिर मैं बोल सकता हूं इन्होंने निकाला एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, या फिर चलो और इजी कर देता हूं, इन्होंने मिस्टर बी को कॉल किया, बोला सर आई वांट टू सेल माय कार, आई वांट टू सेल माय कार। अब मिस्टर बी ने उनसे पूछा हाउ मच मनी यू विल चार्ज, तो ए ने बोला 1 लाख रुपीज, हाउ मच, 1 लाख। अब मिस्टर बी बोला ओके सर, मिस्टर बी ने ए को क्या कहा, हाँ चलेगा, आई वॉन्ट टू बाई इट। और अगर अब मिस्टर ए और मिस्टर बी में एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये बोलेगा हाँ हाँ आज 1 लाख रुपए तो लगेज कार दे दो, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम बीतेगा, तो तब तक मिस्टर ए कोई और कस्टमर ना ढूंढ ले और मिस्टर बी अपने वादे से मुकर ना जाए, ये लोग एक पेपर लेंगे। अब ये आपके जर्नल वाला पेपर नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहेगा वैलिड, जो कोर्ट के लिए वैलिड पेपर होता है ना, जिसको हम कहते हैं स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे कि भाई ए जो है एक ये नाम की, ये नंबर की, ये कलर की गाड़ी बी को बेचेगा और बी उनको 1 लाख रुपए देगा। अब अगर कल जाके मान लो कि मिस्टर ए ने पैसे तो ले लिए, पैसे ले लिए लेकिन गाड़ी नहीं दी, तो मिस्टर बी भाई साहब जाएंगे कोर्ट में, उनको ये पेपर दिखाएंगे, सर ये देखो हमारे बीच ना ये चीज हुई थी, और अब आप प्लीज मिस्टर ए को बोलो या तो गाड़ी दे, नहीं तो मेरा पेमेंट मुझे पूरा करे वापस विथ इंटरेस्ट। और ये जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट ये पेपर देखेगा और बोलेगा हाँ यार ए क्या था, लायबल है, उसको ये गाड़ी देनी पड़ेगी। अब इस सब प्रोसेस को, यही प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ए ने जब फर्स्ट टाइम मिस्टर बी को पूछा ना खरीदोगे क्या, उसको हम कहेंगे ऑफर, क्या कहेंगे, ऑफर या फिर प्रपोजल। ऑब्वियसली दिस इज अ कमर्शियल प्रपोजल, जो आप सोच रहे हो वो वाला ये प्रपोजल नहीं है। मिस्टर बी ने जो ये हाँ कहा ना, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। क्या कहेंगे हम, एक्सेप्टेंस। देखो क्या हुआ, किसी ने, इनको हम पार्टीज बोलते हैं, वो डीजे वाली पार्टी नहीं, पार्टी यानी बेसिकली वो लोग जो एक दूसरे के साथ डील करेंगे, उनको हम पार्टी बोलते हैं। तो एक पार्टी ने, मिस्टर ए ने दूसरी पार्टी मिस्टर बी को ऑफर किया, प्रपोजल दिया, भाई मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, और जब मिस्टर बी ने उसको हाँ कहा, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। और जब ये ऑफर और ये एक्सेप्टेंस ऐड हो जाते हैं, किसी ने ऑफर करी और किसी ने उसको एक्सेप्ट करा, जब ये ऐड हो जाते हैं तो जो चीज बनती है उसको कहते हैं अग्रीमेंट। कोई तो अग्री हो गया, समझ रहे हो, उसको क्या कहेंगे हम, अग्रीमेंट। क्या हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अग्रीमेंट। अब इस अग्रीमेंट को इन्होंने एक पेपर पे लिखा और उसमें कुछ चीजें ऐड करी, जिसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, जो बाद में देख लेंगे कभी तो भी, लेकिन एक
कुछ पेपर करा और उस पर ये चीजें लिखी। अब ये कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने क्या करा, इस पेपर को देख के बोला भाई ए तू एक तो गाड़ी दे दे, नहीं तो पैसे प्लीज प्लस इंटरेस्ट वापस दे दे। तो कोर्ट ने क्या किया पता है, ए को कुछ चीज करने के लिए फोर्स किया। क्या किया? फोर्स किया। तो ये जो अग्रीमेंट है, जब कोर्ट किसी के ऊपर फोर्स कर पाएगा, इसको हम कहते हैं एनफोर्सिएबिलिटी। फोर्स को कहते हैं हम एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। क्या कहते हैं हम? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो जब जज इस अग्रीमेंट को किसी के ऊपर फोर्स कर पाएगा तो उसको हम कंबाइंड में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? किसी ने ऑफर करी, उस दूसरे ने एक्सेप्ट करा, उसको बोलेंगे अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट जब जज किसी पे फोर्स करेगा, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ऑब्वियसली वो फोर्स नहीं करेगा। इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई पार्टी अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है, नहीं करेगा, नहीं करूंगा, नहीं दूंगा गाड़ी, क्या करना है कर ले, तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट क्या करेगा पता है, किसी को डायरेक्शन देगा, ऑर्डर देगा, भाई ये गाड़ी तू दे, तू पैसा दे। दैट इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबिलिटी। लॉ या फिर जो जज या फिर जो कोर्ट है वो इस चीज को कंसिडर करेगा, ये जो अग्रीमेंट इसको वैलिड कंसिडर करके बोलेगा प्लीज गाड़ी दो, उसको हम कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें जब ऐड हो जाएगी तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। बस यही आपका सिंपल सॉबर डेफिनेशन रहेगा। ये चार्ट जो है ना बस एक ओवरव्यू है, इसको हम सब डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो ये तो सब ज्ञान है यार, दिस इज इररेलेवेंट ज्ञान, कुछ काम का नहीं अपने लिए। तो व्हाट इज एन अग्रीमेंट तो वो देखेंगे, लेकिन अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हो गया आपका पार्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के दो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन हो गए? अग्रीमेंट मतलब क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और इसकी एनफोर्सेबिलिटी लॉ, दोनों ऐड कर दोगे तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट क्या होता है? मैंने क्या बोला? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। मैंने क्या बोला? अग्रीमेंट क्या होता है? किसी ने ऑफर करी, किसी ने एक्सेप्ट करा। देखो आपने बोला कि मैं गाड़ी बेचूंगा, उसने बोला यस मैं खरीदूंगा, तो इसका जो नेट रिजल्ट आया ना, इसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट, और इस अग्रीमेंट का ही दूसरा नाम होता है प्रॉमिस। तो अपने जो एग्जांपल में ये जो चीज बनी ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे चीज बनी देखो अग्रीमेंट, इसी को लॉ बोलेगा प्रॉमिस। या तो इस जो ये जो पेपर है, इस पेपर में या तो एक प्रॉमिस रहेगा गाड़ी बेचने का, या मल्टीपल रहेंगे, सर मैं गाड़ी भी बेचूंगा, गाड़ी के साथ मैं उसके एक्सेसरीज भी बेचूंगा, जो भी रहेगा। तो प्रॉमिस या प्रोमिसेस, इसको जब एक साथ पकड़ोगे तो ये हो जाएगा अग्रीमेंट। तो दे आर सिनोनिम्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ ईच अदर। तो देखो ये पहले बोलेगा अग्रीमेंट यानी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, डिटेल में बात करेगा। अच्छा सेक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सेक्शंस आर इररिलेवेंट। सिर्फ लिखना है सेक्शन 2, ऐसा लिखना है, रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 2, इतना लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जब किसी बंदे ने किसी को क्या किया, प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, दैट इज ऑफर किया, एंड सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, दैट इज ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस और बिकम्स एन अग्रीमेंट। ये उसका सिर्फ एक बाइफर्केशन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अपने एग्जांपल के हिसाब से ये बी है, ये बी इसका असेंट देगा, असेंट यानी हाँ, डिसेंट यानी ना कहना, असेंट यानी हाँ कहना, किसको? जिस बंदे ने उसको प्रपोजल दिया उसको। तो इस प्रपोजल को हम बोलेंगे एक्सेप्टेड, एंड ये एक्सेप्टेड प्रपोजल ही प्रॉमिस बनेगा, और इसी को हम बोलेंगे अग्रीमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारांश में दिया है इन्होंने। और एनफोर्सिबिलिटी लॉ मतलब क्या यार? लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कोई तो अगर आप तोड़ोगे तो कोई तो रह जाओ, कोई रहना चाहिए जो फोर्स कर पाएगा, और वो कौन रहेगा? कोर्ट रहेगा, आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन डालेगा, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोर्ट आपको करने पड़ेगा, याद रहेगा। एंड दिस इज हाउ द शॉर्टकट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कम्स, एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एंड दैट्स हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? अग्रीमेंट थी। अग्रीमेंट में क्या था? ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस, और इसी को हम बोलते थे प्रपोजल। ठीक है, यही दोनों को मिला के हम बना देते प्रपोजल। और इसी अग्रीमेंट में जब मिल जाता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, बन जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और मैं बहुत 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 कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन को, इस पूरे मतलब जो अपना ये एक तरीके का कवरेज है, इसको बहुत इजी बनाने की। देखो ये वाला एग्जांपल पढ़ो, जो हमने किया वही था, अग्री किया इसने, हम देखो गाड़ी बेचेंगे, उसने पैसे नहीं दिए, या फिर वो जो भी रहेगा भाई। हमारे एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल किया, इस एग्जांपल के हिसाब से जो ए बंदा था ना, ए वाला, इस ए को गाड़ी देना अभी मैंडेटरी हो गया है, लीगली एनफोर्सिएबल हो गया है। और जो बी वाला था ना, उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा, पेमेंट। नहीं तो क्या कोर्ट उसको बोलेगा दे, जरूरी है, मैंडेटरी बन गया, एनफोर्सिएबल बाय लॉ बन गया। ऐसे ही, लेकिन ये देखो, ये आपके फादर का एग्जांपल है। मतलब हमारे इंडिया में तो कभी हमने ये वर्ड सुना नहीं था, पॉकेट अलाउंस या फिर पॉकेट मनी, कभी हम करे नहीं ये काम। लेकिन यार, ये जो जिसने एग्जांपल लिखा है उसके घर में शायद ये होता होगा। फादर ने बोला बच्चे को, मैं तुमको पॉकेट मनी दूंगा हर महीने 500 रुपए। अब यार, जब टाइम आता है तो फादर बोलता है दूंगा नहीं, जो घर घर की बात है। तो क्या लगता है बेटा जा पाएगा क्या कोर्ट ऑफ लॉ में? तो यार यहाँ पे ये बोलता है इट इज अ सोशल अग्रीमेंट, और यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। ये दो क्या चीजें हैं हम देखेंगे, शॉर्ट 2 मिनट में हम देखेंगे ये चीजें क्या होती है। पहले तो ये चीज समझ लो, सोशल अग्रीमेंट मतलब ये कोई बिजनेस या फिर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं था। इसमें बच्चा अपने बाप को कुछ दे रहा है, मटीरियलिस्टिक थिंग, और फादर उसके बदले पैसे दे रहा है, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन नहीं था। ये कैसा था, एक सोशल अग्रीमेंट था, जैसे शादी, मैरिज। मैरिज इज सोशल अग्रीमेंट। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि किसी एक को अगर नहीं सूट हो रहा है तो फिर उसको जज बोलेगा नहीं नहीं भाई देखो रहना ही पड़ेगा, नहीं। इट इज नॉट अ मर्केंटाइल या फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, इट इज अ सोशल अग्रीमेंट। जमता है तो करो, नहीं जमता है तो मत करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है दोस्तों? जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा पेपर में, जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा ना, तुमको 11 12 की तरह तुम ये तो दोनों ड्रॉ कर लोगे, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ये भी कॉलम अपने को चाहिए। मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन, नेचर, ये ही आपके पॉइंटर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, हर प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, जैसे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये बन जाएगा प्रॉमिस, इसी को हम बोलेंगे अग्रीमेंट। आपको इसको अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, ऐसा बॉक्स करना है, यही आपके एग्जामिनर को बताएगा बंदे देख मुझे आता है, अग्रीमेंट का मीनिंग मुझे पता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, इसको भी मार्क कर देना है, उसको समझ जाएगा आपको आता है, वो फुल मार्क्स देके आगे बढ़ेगा। फिर ये वाइडर टर्म अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लीगल एंड सोशल हर तरीके की अग्रीमेंट इसमें आ जाती है। अग्रीमेंट यानी क्या होता है, बेसिकली आप ऑफर दे रहे हो, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, बस। तो जैसे शादी, क्या हो रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, आप उससे शादी करोगे, सामने वाले ने हाँ कह दिया, इट इज अ सोशल अग्रीमेंट, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो लीगल लीगल मतलब क्या, जो हम कमर्शियल टर्म्स में या फिर जिसके लिए हम कोर्ट में जाके दूसरे को फोर्स कर सकते हैं, भाई ये कर, तूने बोला था तू ये करेगा, ये कर। लेकिन सोशल यानी क्या होता है, देखो यार तुमको जमता है, तुम्हारी प्रथा है शादी, तुमको जमता है दोनों को तो करो, नहीं जमता है तो यू कैन टेक डिवोर्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट होती है। तो इसके लिए तुम कोर्ट में भी जाओगे, जज तुमको बोलेगा भी भाई तुमको तो ये निभाना पड़ेगा, ये साथ जो है ना तुमने यहाँ पे बनाया है इस अग्रीमेंट के थ्रू, इसको तुमको निभाना ही पड़ेगा, तुम पीछे नहीं हट सकते। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या होता है यार, इससे ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, इसकी जरूरत जरूरी नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ आपको ये अग्रीमेंट निभाने के लिए। जैसे ये सोशल अग्रीमेंट, जैसे फादर ने बोला था पॉकेट मनी दूंगा, यार नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा। लॉ बोलेगा तूने जो इसमें लिखा और जिसके ऊपर तूने साइन किया है ना वो पेपर, उसके बारे में जो उधर जो भी लिखा है तू करेगा, तेरे को करना पड़ेगा। इसीलिए हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि अग्रीमेंट कौन सी होती है, एक लीगल अग्रीमेंट जो हम करते हैं कमर्शियल, एक सोशल जो अपने फादर हमारे साथ करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैसा होता है, लीगल। देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, लेकिन ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आपको ये समझा होगा, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा होगा।
आगे बढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अभी ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है बताएं? मतलब हम घर में बनाते हैं सब्जी, वी कुक फूड, इस फूड में अगर सॉल्ट नहीं रहा तो इसका कुछ मतलब बचता है क्या गाइस? कुछ भी नहीं। वैसे ही अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिर्फ एक पन्ना है, ऐसे ही रजिस्टर का पन्ना है? नहीं, एक स्टैम्प पेपर है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और आप इसको क्या कर रहे हो? आप इसको क्या कर रहे हो? इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? अब इसके ऊपर कुछ लिखोगे ना, आप इसके इसके ऊपर कुछ लिखोगे और एक क्या क्रिएट करोगे? लीगल ऑब्लिगेशन, ताकि जो ए है अपना ए कल मुकर ना जाए गाड़ी नहीं दूंगा करके। अभी वैसे ही जैसे अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट अपना फूड है, ये क्या है? अपना फूड है, तो इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जिसको हम हमारा सॉल्ट मानेंगे। देखो रेलेवेंस समझो, इसको एकदम रिलेट मत करते बैठना सर क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। सॉल्ट यानी क्या? इसके बिना ये फूड कुछ काम का नहीं। वैसे ही इन चीजों के बिना ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस हो जाएगा। और इसी को, इसी सॉल्ट को या फिर इसी चीज को हम बोलेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो नमक, जो सॉल्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको हम कहते हैं एसेंशियल्स। सबको श्योर शॉट याद रहने वाला है इस एग्जांपल के थ्रू, मुझे पता है। यार अभी एक सेक्शन 10 है, कभी भी सेक्शन याद नहीं करना। गलती से गलत सेक्शन पेपर में लिख के आ गए भाई, पूरा आंसर सही होने के बाद भी मिलेंगे 0। तो बेटर है सेक्शन याद नहीं करना है, सिर्फ लिखना है एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो ये क्या दिया हुआ ये तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन सेक्शन 10 यानी लॉ ने नहीं बताया इनको। टू पार्टीज, टू पार्टीज यानी क्या? नीचे डिटेल में दिया हुआ है लेकिन ये बोलता है यार मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? तो ऐसी कुछ चीजें ये बात करेगा और ये चीजें लॉ ने दी हुई है, इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो यही बन जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ अ व्हाट? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों पढ़ना है? ये क्यों पढ़ना है? देखो जब भी तुम लोगों में झगड़ा होगा ना, तुम लोग किसके पास जाओगे पता है? जज के पास। ये जज तुमको डिसीजन देने से पहले बोलेगा भाई वो पेपर ला जिसके ऊपर तुमने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इस पेपर में वो सबसे पहले देखेगा वेदर सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है क्या। नो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। वो बोलेगा घर जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अगर उसमें सब प्रेजेंट है फिर वो अपना डिसीजन दे पाएगा कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। भाई बेटा ए तू चुपचाप गाड़ी दे दे, भाई बेटा बी तू चुपचाप पैसा दे दे। ये होता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। ठीक है, तो चलेंगे बात इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कहता है? सेक्शन 10 बोलता है भाई सारे अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स यानी क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए हो, फ्री कंसेंट यानी क्या? फ्री यानी व्हाट इज फ्री कंसेंट? बात करेंगे इसके ऊपर। मतलब जो हाँ बोली थी ना बी ने, ये हाँ जो बोली थी ना बी ने, ये हाँ कैसे होनी चाहिए पता है? इसको फोर्स नहीं किया होना चाहिए हाँ बोलने के लिए। मतलब बी को जबरदस्ती किया भाई चल कर, गुंडा मवाली टाइप्स नहीं। फ्री कंसेंट यानी वो जो हाँ बोली, हाँ को कंसेंट बोलते हैं, वो फ्री होगी। देखेंगे डिटेल में देखेंगे। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए यानी क्या? किसी पागल ने तेरे नाम में जो था ना अपना, तेरे नाम में अपना सलमान भाई था, सलमान भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब आप क्या कर रहे हो पता है? उसको बोल रहे हो भाई मैं तेरे को गाड़ी देता हूँ, तू क्या करना पता है? मेरे बिहाफ पे किसी बंदे को किडनैप कर लेना। नहीं यार, ऐसा ऐसा कंसिडरेशन नहीं चलेगा। ये भी देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया है वो किसी के मर्डर वर्डर के लिए नहीं किया होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, ये भी डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले टू पार्टीज। टू पार्टीज मतलब क्या? यार मैं खुद ना मेरे खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूं? अब 1 जनवरी, हर साल 1 जनवरी को हम बोलते हैं भाई मैं जिम जाऊंगा, भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मुझे बताओ आप करते हो? तो क्या ये तोड़ दिया तो आप कोर्ट में जाओगे? कोर्ट बोलेगा चल भाग। कितने पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को? हमेशा टू पार्टीज। अब आप बोलोगे सर ये लिखने की क्या जरूरत थी इन लोगों को? बहुत बड़ी जरूरत थी गाइस, एक केस लॉ है।
स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामन लाल एसेंट कंपनी। इसमें क्या हुआ था, देखो केस लॉ याद नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम देखते ही इसका कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए ताकि पेपर में कुछ तो लिख सको। अब हुआ क्या था, एक था सेल्स टैक्स ऑफिसर, वो रहते नहीं पता आपको, टेबल के नीचे से, करप्टेड। अब एक सेल्स टैक्स ऑफिसर था। अब दोस्तों मुझे बताओ, मैंने मैं ए हूं, मेरा दोस्त बी है, हम दोनों ने मिलकर बनाई एक पार्टनरशिप फर्म। आपको क्या लगता है ये फर्म हम दोनों से अलग है? आपको लगता है क्या ये फर्म हम दोनों से अलग है? हो सकता है ये पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो भी एसेट्स है जब भी बिकेंगे हम दोनों को पैसे मिलेंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा हम दोनों में बटेगा, इसमें जो भी कुछ भी लोन रहेंगे अगर फर्म नहीं दे सकती है तो हम जॉइंटली सेवरली लायबल है। तो भाई ना मैं अलग हूं ना मेरी फर्म मुझसे अलग है। अभी अगर ए को, मान लो ये फर्म है, इसने ए को कोई असेट बेचे, क्या बेचे, अपने असेट्स बेचे, तो क्या लगता है आपको जब ए इनको रुपीस देगा तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे? भाई मैं खुद मेरी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूं, ये तो मेरा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, टू पार्टी चाहिए मिनिमम। अब ये सेल्स टैक्स ऑफिसर बोलते हैं भाई तुमने क्या करा है ना, असेट बेचे, तो तुमको तुम्हारे इस सेल के ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा। तो उस केस में ये डिसीजन आया कोर्ट का कि भाई ये जो सेल हुआ है ना, फर्म ने जो पार्टनर को सेल किया है, ये खुद को ही खुद को असेट देने जैसे हुआ, जैसे एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए, मेरी ही पॉकेट में पैसे है, तो आप उस पे उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाओगे? इसीलिए उन्होंने बोला कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा प्रूव करना होगा ना, मिनिमम दो पार्टी चाहिए, दो लोग चाहिए। यहाँ पे एक फर्म है, एक पार्टनर है, दोनों कैसे हैं, एक दिल एक जान, मतलब सिंगल पार्टी है, इसलिए इसको टैक्स मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। और यहाँ पे उन्होंने वही बोला है, याद रहेगा क्या? 100% याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या बात हो गई, ये बोलता है भाई देखो कैसा है ना, अगर गलती से कभी, अगर गलती से कभी तुम्हारे फादर ने तुमको बोला बेटा मैं तेरे को, जो हमने पहले एग्जांपल देखा, मैं तेरे को, तू सीए बन जा, मैं तुझे एक कार दिलाऊंगा। अब आप सीए बन गए, फादर बोले अरे यार अब तो तू अमीर हो जाएगा, अपने पैसे से खरीद लेना, मेरे से क्यों मांगा? क्या लगता है आपको ये सीए बच्चा कोर्ट में जा पाएगा? कैन ही गो टू कोर्ट? कैन ही? बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको आंसर पता है, सिर्फ इसको अंग्रेजी में बताना है। क्योंकि जब इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या इनको ऐसा कुछ था क्या, एक दूसरे में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था क्या? कुछ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था क्या कुछ इनके? लीगल रिलेशनशिप यानी क्या, कि अगर कल फादर मुकर गए, बेटा से ये नहीं हो पाया, तो ये दोनों में से कोई भी कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को बोलेगा ए इसको इसको बोल, ये फादर को बोल गाड़ी दे, या फिर ये बोलेगा ए बेटे को बोल चल सीए बन जा। नहीं भाई, इनको एक दूसरे के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाना था, ना इनको कोई इंटरेस्ट था। इनको ये एक म्यूचुअल, एक प्यार से, एक बस दिया हुआ छोटा सा लालच था, जो अभी ये पूरा नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप कोर्ट में, अगर ये मतलब अगर मैं कोई अग्रीमेंट कर रहा हूं मेरे फादर के साथ, लेकिन उसमें ना हमको लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, हमको कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे बताओ दोस्तों उस केस में कोर्ट कैसे इंटरफेयर करेगा दो लोगों के मैटर के बीच में? कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो कागज पे अपनी जो चीजें लिखी रहेंगी, इसमें अगर लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था पार्टीज का, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे। ये चीज भी क्लियर हो गई सबको? यहाँ पे एक दिया है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। पति बोलता है पत्नी को मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा हर महीने, पति देता नहीं, पत्नी चली गई कोर्ट में, कोर्ट ने बोला देखो ये एक सोशल अग्रीमेंट है भाई, इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप हो नहीं सकता, देयरफॉर आप इसको हमारे पास नहीं लेके आना। बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब ये पढ़ लेना एग्जांपल 6 और 7, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है आप सबको ये क्या होता है। ये वाला देखो 3 वाला, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। देखा, देखो यार ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये रिटर्न भी हो सकता है और स्पोकन। स्पोकन यानी कैसा, बातों में किया हुआ,
ठीक है, बातों में क्या हो सकता है और लिखित में भी हो सकता है। जहां तक कोर्ट की बात है, कोई फर्क नहीं बनता रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। जहां तक कोर्ट की बात है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे बताओ यार, आप तो जज के पास जाके खुद की वाहवाही करोगे, वो कैसे समझेगा अगर रिटर्न नहीं है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोई पेपर लिखा हुआ नहीं है, आपने जब मुंह जबानी काम किए हैं, वो जज जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा यार। आप दोनों आपके बारे में अच्छा अच्छा बताओगे। इट इज ऑलवेज बेटर इन द व्हाट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज मतलब डीजे वाली पार्टी क्या, नहीं, कौन सी इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, जो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलायंस और अदानी या फिर ए एंड बी, इनके अच्छे के लिए, इनकी भलाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। वरना जज के लिए जरूरी नहीं होता रिटर्न और ओरल या फिर वर्ड ऑफ माउथ वाले कॉन्ट्रैक्ट में जज के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों को ग्राह्य मानेगा, दोनों को सही मानेगा। इसका क्लासिक एग्जांपल बताऊं, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसका क्लासिक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखो, सब लोग जाते हैं इधर अपने ये जो रहता है अपना ग्रोसरी स्टोर, सब लोग ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। ग्रोसरी स्टोर यानी क्या, किराना। क्या लगता है किराने वाले के पास जाके उससे एक ये बनवाते हो क्या, कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, मैं तेरे को 10,000 दूंगा, मेरे को इतने इतने आइटम दे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तू बोलते हो अंकल ये चिट्ठी लो, इस पे ये आइटम लिखे मम्मी ने, ये दे दो और आपको मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ। 10,000 देने के बाद उसने आइटम नहीं दिए, आइटम देने के बाद आपने 10,000 नहीं दिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न जरूरी है क्या, नहीं। लेकिन इनके इंटरेस्ट के लिए, इनकी अच्छाई के लिए, इनके भलाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना जरूरी होता है। देखो, लेकिन कैसा है, कुछ लॉज है इंडिया में, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ये वैलिड नहीं है अगर ये रिटर्न ना हो। इसमें बहुत केसेस होते हैं, लोग कुछ भी लेके आते हैं, इसलिए ये रिटर्न होना मैंडेटरी है। तो इसीलिए जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड वैंड सेल कर रहे हो तो उस केस में भी अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। ऐसा सब होता है, नहीं तो क्या है, लोग आके बोलेंगे ये मेरी लैंड है, ये मेरी जमीन है, ऐसा नहीं चलता। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब देखो यार, यहाँ पे लिखे हुए एग्जांपल्स भी बड़े वेग हैं, इनको पढ़ना कुछ इतना सही नहीं रहता। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, ये ए ने लिखा सर मैं गाड़ी बेचूंगा बी को और बी मुझे देगा 1 लाख रुपए। ये कितना वेग है गाड़ी शब्द। भाई कौन सी गाड़ी, कलर क्या है, बराबर, मॉडल क्या है, कंपनी कौन सी है, गाड़ी का नंबर क्या है, कुछ तो बताओ। ये जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये जो लिखी हुई चीज है, ये जब तक सर्टन नहीं होगी, नहीं तो ये क्या बोलेगा, इसको दे देगा एक नैनो कार पुरानी सड़ी हुई, बोलेगा देखो मैंने कार लिखा था, मैंने थोड़ी लिखा था कलर कौन सा ये कौन सा, तो मैं कोई भी कार दे सकता हूँ। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट का तीसरे नंबर 4 नंबर का नमक, नमक यानी एलिमेंट क्या होना चाहिए, द अग्रीमेंट जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। ये पढ़ लेना, इतना कुछ रेलेवेंट नहीं, पहले वाला सेकंड वाला है थोड़ा सा, पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इजी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। यार अगर आप एक अग्रीमेंट बनाओगे किसी बाबा के साथ कि आप मुझे क्या करना, धन ढूंढ के देना, धन यानी पैसा, किधर, मेरे जमीन में, और उसमें का 20% मैं आपको दे दूंगा। यार देखो यार, ये बाबा अगर पैसा नहीं ढूंढ पाया तो आप कोर्ट में तो जाओगे नहीं, जा पाओगे नहीं, क्यों, ये एक्ट ही इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ये परफॉर्म हो सकते हैं, ऐसी चीज होनी चाहिए गाइस। इम्पॉसिबल एक्ट का कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कोर्ट क्या बोलेगा बाबा को, जा धन ढूंढ के ला, बोलेगा नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। यहाँ पे लिखा है डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे उन्होंने दिया है तुमको पूरा का पूरा चार्ट, पूरा का पूरा एक चार्ट, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आएंगे हम सेक्शन 10 पे, ये भी वही बताएगा, नमक बताएगा, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। ये क्या बोलता है, भाई जब भी आप चेक करोगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, जब भी आप चेक करोगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, सबसे पहले चेक करना क्या ऑफर सही थी
और क्या ऑफर का एक्सेप्टेंस सही था। क्या चेक करना, क्या ऑफर सही थी, क्या ऑफर दी गई थी और क्या एक्सेप्टेंस हुआ है उस चीज का। मान लो मैंने ऑफर दी मिस्टर बी को, लेकिन वो सुन ली सी ने और उसने बोला मैं खरीदना चाहता हूं, दिस इज नॉट अग्रीमेंट, दिस कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जिसको ऑफर दी उसी ने हाँ कहना चाहिए। देखेंगे हम आगे, बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ऑफर सही से होना चाहिए, एक्सेप्टेंस सही से होना चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, पहले तो ये याद रखना, कंसेंट मतलब हाँ कहना। क्या होता है, हाँ कहना। अब यार ये हाँ कहना कैसा होना चाहिए, ये फ्री कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री। फ्री यानी क्या, देखो जब दो लोग एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, जब ये ए है और ये बी है, एक दूसरे के साथ ये जब डील कर रहे हैं, भाई ए बेचना चाहता है कार, बी खरीदना चाहता है प्लेन, ये क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हो गई। या फिर और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एक बेचना चाहता है कार और उसने बोला कलर मेरा है रेड, बी खरीदना चाहता है कार लेकिन उसको चाहिए डार्क रेड। अब यार हो सकता है मे बी ये फेंट रेड हो जाए, पिंक में होता है, इस ये बेच रहा है कार पिंक कलर की, किस कलर की, पिंक कलर की। अब ये खरीदना चाहता है बेबी पिंक कलर की। मुझे बताओ, जब बी ने कहा सर मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा, क्या उसने पिंक गाड़ी के लिए हाँ कहा, नहीं, उसने रेड गाड़ी के लिए हाँ कहा। तो इसका जो हाँ था ये बराबर नहीं था, इसको हम बोलते हैं इट वॉज नॉट अ फ्री कंसेंट, ये फ्री कंसेंट नहीं था। यानी कि दो लोग ए और बी एक ही वक्त पे एक ही चीज पे हाँ जब कहेंगे, अग्री हो जाएंगे, दो लोग एक ही वक्त पे एक ही चीज के ऊपर हाँ कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे फ्री कंसेंट। जैसे देखो, दे मतलब दो लोग अग्री अपॉन द सेम थिंग, एक ही चीज पे, और सेम सेंस, सेम सेंस मतलब क्या, ए बेचना चाहता है, बी रेंट पे लेना चाहता है, नहीं, सेम सेंस में, तो उसको हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। समझ रहे हो, इसको आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों के मन में सेम विचार है, इसलिए इसको आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज लिखी देखो, कंसेंसस एड इदम मतलब क्या, सेम थिंग सेम सेंस पे दो या उससे ज्यादा लोग अग्री हो जाएंगे, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स क्रिएट होगी, उसको हम बोलेंगे कंसेंसस एड इदम। और ये कंसेंट फ्री होना चाहिए, फ्री मतलब क्या, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। क्या होती है ये चीजें, आगे ना ये बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज कोअर्जन, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेसिकली वो गुंडे लोग नहीं आते, गुंडे मवाली लोग आपको बोलेंगे चल साइन कर, ये जमीन मेरे को बेच, तो यार ऐसे ऐसी चीजें नहीं करनी आपको, नहीं तो मैं बोलूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट में नमक नहीं है, यानी क्या एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड। मैं मतलब कौन, वो जज बोलेगा ना। तो इसको हम आगे डिटेल में, अपने को है यूनिट में बहुत डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स, और अभी हम आ गए हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। एलिमेंट्स यानी क्या, जैसे खाने का नमक, बिना नमक के खाना बेकार, वैसे ही एलिमेंट्स ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट बेकार। और इसमें थर्ड पॉइंट की हम, आप थर्ड पॉइंट तक हम आ चुके हैं, बहुत इजी करके हम पढ़ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कहता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी, भाई मैंने तुमको बोला कि यार तुम्हारे सामने ये जो एक रॉक है, मान लो एक रॉक है, क्या है, एक रॉक, रॉक यानी पत्थर 10 किलो का है, ठीक है। अब यार इसको मैं अगर किसी ऐसे बंदे को बताऊंगा जिसके पास सिर्फ एक ही हाथ है, एक ही हाथ है, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये चीज, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसकी कैपेसिटी ही नहीं है उठाने की, ठीक है। एक हो सकता है मैं किसी ऐसे बंदे को बताऊंगा, मान लो उसका जो ये रहता है वेट बहुत लो है, बहुत कम वेट है, इसके भी कैपेसिटी से बाहर है इसको उठाना। और तीसरा हो सकता है ऐसा बंदा जो
इसको उठा के क्या करेगा पता है? मुझे ही मारेगा। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं ये कौन है? पागल है। ये तीनों की ये रॉक, ये पत्थर उठाने की कैपेसिटी नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी 3 लोग ऐसे होते हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को हम पत्थर मान लेंगे तो उनकी ये कैपेसिटी नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में कभी आ ही नहीं सकते। कैसा है? सबसे पहले जो मैंने बोला, एक ये पागल मतलब अनसाउंड माइंड, ऐसा बंदा जो रैशनल डिसीजंस नहीं दे सकता। अब यार हम तो हर दूसरे को पागल कहते हैं, लेकिन ये ना कोर्ट ने बताया होता है, ठीक है, कि ये पागल, लेकिन अपने लिए वो रेलेवेंट नहीं है। अपने लिए इतना रेलेवेंट है कि अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड यानी क्या? रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकता यार। रैशनल डिसीजंस यानी मान लो गाड़ी जोर से चल रही है, आगे से एक गाड़ी आती हुई दिखती है तो हम ब्रेक लगाते हैं, दिस इज अ रैशनल डिसीजन। अगर ये और रेस करता है तो इट इज अ इरैशनल, इसको अनसाउंड माइंड कहेंगे। जैसे तेरे नाम का सलमान खान, बराबर, ये कौन है? अनसाउंड माइंड है। सेकंड कौन होता है? देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा इज ऑफ अनसाउंड माइंड। भाई ये बंदे है ना, ये बंदे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला है? नॉट कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कौन नहीं। तो पहले बोलते हैं मतलब पागल नहीं हो, तो इन्होंने अफर्मेशन सेंस में लिखा इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब कैसा हो? ठीक हो, होशियार हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, पागल ना हो। दूसरा दूसरा उसको एक ही हाथ है, मतलब क्या? इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ एंड बाय एनी लॉ। इसका क्या मतलब है? मान लो विजय माल्या बहुत अच्छा बंदा है यार, सब अच्छा किया उसने, लेकिन उसने क्या करा? फ्रॉड किया। फ्रॉड करने की वजह से इंडिया के कुछ स्पेसिफिक एक्ट है, इकोनॉमिक फॉरगेटिव ऑफेंडर्स एक्ट वगैरह कुछ ऐसे एक्ट है, जिसके तहत इसको ना डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब क्या? ये बंदा, इसके पास सब कुछ है, ये साउंड माइंड का है, होशियार है, हाथ पैर सब इसके पास, लेकिन ये बंदा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका किसी लॉ ने, किसी इंडिया के किसी लॉ ने इसको क्या करा है? डिस्क्वालीफाई, मतलब बोल दिया है तू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। मे बी इसने फ्रॉड करा है इसलिए। तो ये वो हो गए जिनका एक हाथ नहीं है, जिनके पास क्या नहीं है? एक हाथ नहीं है। और तीसरा, ईज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। मैंने क्या बोला? एक है जिसका वजन ही नहीं है, मतलब क्या? माइनर है, 18 से कम है, ऐसे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो आपको बस ये शॉर्टकट याद रखना है भाई। देख, एक तो ये मारेगा, मतलब ये पागल है, मतलब ये तेरे नाम का सलमान खान है, जैसे व्हाट इज अनसाउंड माइंड। तो पहले तो वो बंदा होना चाहिए साउंड माइंड का, प्लस प्लस यानी क्या? इसी के साथ साथ वो उसका एज होना चाहिए मेजर, मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 या 18 प्लस होगा तो उसको हम कहेंगे मेजर बंदा, अडल्ट बंदा, बराबर। एंड तीसरा तीसरा जो हमने क्या देखा, एक था पागल, एक था जिसका वजन कम है, तीसरा क्या था? इसके पास एक हाथ कम है, हैंडीकैप है। मतलब इसको किसी लॉ ने इसको हैंडीकैप करा है, किसी लॉ ने, एनी लॉ के इंडियन इसको क्या करा है? डिस्क्वालीफाई करा है कि भाई तुम लोग ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये 3 लोग, मतलब साउंड माइंड, मेजर एंड किसी भी लॉ ने इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा है, ऐसे ही 3 लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं। तो मान लो कि इनमें से ये जो 3 लोग बोले हैं, अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल नमक, एसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। जज बोलेगा मुझे तो दिखता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? समझ गए सब लोग? बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, क्वालिफिकेशन ए बी सी तीनों को बहुत डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला तो मैंने आपको बता दिया, बिलो द एज ऑफ 18, मतलब क्या? ये नहीं कर सकता, तो मेजर बंदा होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब क्या? जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा वो अपने सेंसेस में हो, दारू पी के नहीं पड़ा हो। सलमान खान लूनेटिक या इडियट, मतलब कौन? तेरे नाम वाला सलमान खान ना हो। या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, मतलब अभी हुआ ना शाहरुख खान का बच्चा, क्या हुआ? हाँ, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, तो किसी ड्रग्स के बहकावे नहीं हो। ठीक है, तो एक तो तेरे नाम का सलमान खान लूनेटिक इडियट ना हो, या तो ड्रंकन मतलब पिया हुआ नहीं हो, या फिर कोई ड्रग्स या सम इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो। ये क्वालिफिकेशन बी है। और सी बोलता है कि जिसके साथ आप कर रहे हो उसको किसी लॉ ने डिबार नहीं किया, डिसक्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस, मतलब क्या? इसी को लॉ ने ही बोल दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड, एलियन एनिमी या फिर फॉरेन सॉवरेन्स या फिर कॉन्विक्ट्स, तीनों शब्दों को हम समझेंगे।
एनी एलियन मतलब वो बंदा जो इंडियन सिटीजन नहीं होता, जो इंडियन सिटीजन नहीं होता। इवन अक्षय कुमार अपने लिए एलियन है, व्हाई? बिकॉज वो कैनेडियन सिटीजनशिप लेके बैठा है, इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास नहीं थी, तो वो एलियन था, लेकिन एलियन फ्रेंड था। क्यों? अगर कोई बंदा फॉरेन नेशन का सिटीजन है, किसका है? फॉरेन नेशन, प्लस इसके साथ इंडिया ने वॉर छेड़ दिया है, क्या कर दिया है? वॉर छेड़ दिया है, तो जो इज इक्वल टू, जो ये दोनों चीजें मिलके बन जाता है, उसको हम कहते हैं एलियन एनिमी। क्या कहते हैं? एलियन एनिमी। लेकिन जैसे कोई यूके का बंदा है, यूएस का बंदा है, उसके साथ अपनी वॉर नहीं है, तो ये अपने लिए फॉरेन नेशनल है लेकिन वॉर नहीं है, तो अपने लिए एलियन फ्रेंड, एलियन फ्रेंड बन जाएगा। ये अपने लिए होते हैं एलियन एनिमी, जिनके साथ वॉर होता है, मे बी पाकिस्तान। ठीक है, अभी ये वॉर कैसा, ये कोई ऐसा मतलब अपने मन में चल रहा वॉर नहीं होता है, जो हम जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में गालियां देते देशों को, वैसा वाला नहीं होता। फॉर्मली डिक्लेयर होना चाहिए कि इंडिया इज अंडर अ वॉर, तब बन जाएगा एलियन एनिमी। फॉरेन सोवरेन्स मतलब क्या? विदेशी लोग हैं। अब भाई लॉ ने बोल सका है इन लोगों के साथ अपने को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब लिखा है नहीं करना है तो नहीं करना है, अनटिल अनलेस कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। जैसे मान लिया होगा कि जो भी फॉरेनर बंदा है, एग्जाम्पल, वो इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, अब नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, ये लिखा है, ये लॉ है, फॉरेनर्स कैन नॉट बाय एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स मतलब किसी को इंडियन कोर्ट ने किसी केस में जेल कर दिए या फिर फांसी की सजा सुना दी, उनको हम कॉन्विक्ट्स कहते हैं। तो इन लोगों के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ए सलमान खान, सॉरी, बी सलमान खान था तेरे नाम वाला, या फिर ड्रंकन, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट वाला पर्सन, यहाँ पे बोलते हैं यार ये लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे बोलते हैं माइनर नहीं कर सकती, यहाँ पे बोलते हैं एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स, कॉन्विक्ट्स, ये लोग नहीं कर सकते। एंड आई होप ये वाला पॉइंट भी आप सबको बहुत डिटेल में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है एक चीज कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन क्या चीज होती है दोस्तों? देखो कैसा होता है ना, अगर आप मुझे बोलते हो, जैसे हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते, ए ने बी को कहा मैं तुझे क्या बेचूंगा, कार, और तू मुझे क्या देना, ₹1,00,000, ऐसा ही कुछ हुआ था। देखो जो चीज बी को मिलती है वो बी के लिए हो जाती है कंसिडरेशन, और जो चीज ए को मिलती है वो ए के लिए हो जाती है कंसिडरेशन। ए को मिल रहा है पैसा, ये इसका कंसिडरेशन हो गया, बी को मिल रही है गाड़ी, ये इसका कंसिडरेशन हो गया। तो ये तो वो चीज है जो या तो आपको मिलती है, और जब भी कुछ चीज मिलती है हमको खुशी होती है, तो उसको हम कहते हैं या तो कोई प्रॉफिट मिल रहा है आपको, या फिर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको किसी चीज में, या फिर किसी चीज में आपको राइट मिल रहा है। ये क्या होता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, राइट, बेसिकली वेज ऑफ कंसिडरेशन। ये तो सबको पता है, लेकिन ये क्या, इंटरेस्ट या फिर राइट? जैसे कि मैं बोलता हूं आज से मेरा जो फ्लैट है, या फिर चलो ये एग्जांपल लेंगे, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में इंटरेस्ट, इस गाड़ी में बी के पास एक राइट आ गया, राइट टू यूज, वो गाड़ी यूज कर सकता है, राइट टू सेल, उसके पास एक राइट आ गया, गाड़ी आगे बेच सकता है, बी ए उसको भी कुछ नहीं बोल सकता, ये राइट उसको मिला, इसी को तो ये कंसिडरेशन कहता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी क्या? मान लो कभी बी ने ये गाड़ी बेची, तो उसमें से जो पैसे आएंगे वो किसके पास आएंगे? बी के पास आएंगे। तो इस गाड़ी में किसका इंटरेस्ट है? इस इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज वाला, परसेंटेज वाला इंटरेस्ट नहीं दोस्तों। ये कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि जब भी वो गाड़ी को कुछ भी होगा, इसके ऊपर लॉस आएगा, इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, या फिर इसके ऊपर कुछ स्क्रैच आ गया, खर्चा आ गया, ये सब चीजें कौन बोन करेगा? बी बोन करेगा। बी का क्या है इस गाड़ी में? इंटरेस्ट। समझ रहे हो? और सेम सेकेंडरी केस मान लेंगे ए है, बहुत अच्छा गाना गाता है, और ये गया टी सीरीज वालों के पास, मुझे काम दो। अब टी सीरीज वालों ने क्या कहा पता है? देखो भाई, तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तुझे हम काम 100% देंगे, सिर्फ कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, ये तेरे को हम आज 50 लाख रुपीस देते अप फ्रंट, बिना किसी गाने के आज दे रहे, तो किसी और प्रोडक्शन हाउस के लिए, जो ये सर टी सीरीज है, वैसे और भी प्रोडक्शन हाउस रहेंगे, उनके लिए परफॉर्म नहीं करेगा, उनके लिए परफॉर्म नहीं करेगा। जब ए टी सीरीज के लिए गाना गाएगा और उसके लिए पैसे मिलेंगे तो वो अलग बात है। मैं अभी बात कर रहा हूं ये वाले कॉन्ट्रैक्ट की, इन्होंने क्या बोला, हम तुझे 50 लाख रुपीस देते हैं, तो किसी और के लिए मत गाना। तो ए टी सीरीज के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? कुछ नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला। अरे उसको क्या मिला पता है? उसने किसी को किसी और के लिए परफॉर्म करने से रोक दिया। इस रोक को, इस टोक को हम बोलते हैं फॉरबियरेंस।
बियरेंस यानी कोई चीज करना, फॉर बियरेंस यानी कोई चीज मत करना। किसी की गाड़ी मैंने ठोक दी, ए ने बी की गाड़ी को ठोक दिया, बी जा रहा था कोर्ट, ए ने बोला भाई प्लीज मत जा, ये ले 10,000 रुपए तेरी गाड़ी ठीक करवा ले, लेकिन कोर्ट के पास मत जा, तो कोर्ट बी को रोका। इस रोक को, इस टोक को कहा जाता है फॉर बियरेंस। समझ गए? किसी को कंफ्यूजन है? देखो यहाँ पे यही चीज लिखी है, कंसिडरेशन यानी कि क्विड प्रो को। भाई ये क्या बोलता है, ये कौन सी भाषा है? क्विड प्रो को। अगर इसको एक मतलब ये क्या बोलता है पता है? अगर मैं तुमको कोई चीज देता हूं जिसकी वर्थ है 10,000 रुपए की, तो तुमने भी मुझे 10,000 रुपए ही देने हैं। आप लोग सर क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, क्या ज्ञान दे रहे हो? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आपने आपका फ्लैट बेचा। क्या बेचा? फ्लैट। फ्लैट की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज है। मुझे बताओ, क्या आप किसी से 50 लाख रुपए से कम लोगे? नहीं लोगे। क्विड प्रो को का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्या बोलता है ये? समथिंग इन रिटर्न। मतलब आपने जो भी चीज किसी के लिए करी, जैसे आपने फ्लैट बेचा, ठीक है, उसके बदले उसका जो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं हम उसको, एक पैसे मॉनेटरी टर्म में जो भी उसका कुछ भी ये बनेगा, रिटर्न बनेगा, वो आपको मिलना चाहिए। दो चीजें बनती है, एक फ्लैट 50 लाख का था, आपको किसी ने 30 लाख दिए और आपने ना मजबूरी में बेच दिया, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया। मतलब क्या? जितने में बेचना चाहिए था उससे कम में बेचा। क्यों बेचा? इन दोनों का लेना देना अपने को क्या, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोलता है? कुछ तो पैसे आपके पास आने चाहिए। अगर आपने किसी को फ्लैट दिया, किसी को कार दी, उसके बदले आपको कुछ तो मिलना चाहिए ही मत चाहिए। अब यार मैंने क्या करा ना, मतलब रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन को एक कार दे दी गिफ्ट में। मुझे बताओ, मेरी बहन मुझे कुछ देगी क्या? नहीं। तो ये कंसिडरेशन नहीं बनेगा इसमें कुछ भी, क्योंकि क्विड प्रो को क्या बोलता है? कुछ दो, कुछ लो, समथिंग इन रिटर्न। फोकट में चीज चली गई, कंसिडरेशन नहीं है। नहीं समझा सर? नहीं याद रहा? तो ये शॉर्टकट है पहले क्विड प्रो को, क्यूपीक्यू। क्यूपीक्यू कहता है कि भाई देख, तुम किसी को कुछ भी चीज दोगे, सेल करोगे, उसके बदले तुमको क्या मिलना चाहिए? कुछ तो कंसिडरेशन, कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। मे बी इन रुपीज, मे बी इन काइंड, उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। प्यार के लिए, रक्षाबंधन के दिन भाई को, माँ बाप को गिफ्ट दे रहे हो, किसी दोस्त को गिफ्ट दे रहे हो, यार इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज? भाई दिस इज अ सॉल्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। तो मैंने मेरे दोस्त को कार गिफ्ट करी, और उसको जब मैंने बोला था ना करूंगा, मैंने बोला था ब्लू लेके आऊंगा, अभी मैं लेके आया येलो। अब इसने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए, क्यों? बिकॉज इट इज अ गिफ्ट। अब ये चला जज के पास। जज जी, डियर जज जी, ये देखो इसने मेरे को बोला था ब्लू देगा, लेके आया येलो, इसको बोलो ब्लू लेके आए। जज बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट दिखता ही नहीं है। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? जज के पास जो लेंस रहेगी उसमें से उसको सॉल्ट दिखेगा नहीं, वो बोलेगा ये बेकार है, ये खाना बेकार है, दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों? कंसिडरेशन नहीं है ना मेरे भाई, कंसिडरेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट, इसमें क्या क्या आता है? कोई राइट, कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट जो किसी एक पार्टी को मिलेगा, या फिर रोकना, टोकना, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना किसी अदर पार्टी को। ये हो जाता है तुम लोगों का कंसिडरेशन। ए ने बोला मैं तुझे बुक्स बेचूंगा 100 रुपीज को,
तो ये जो 100 रुपए मिलेंगे ना, ये ए का कंसिडरेशन है, और जो बुक्स रहेगी ये बी का कंसिडरेशन है। सबको याद रहेगा, 100% याद रहना ही चाहिए। हम चलते हैं फिफ्थ, पांचवे सॉल्ट पे, पांचवे एलिमेंट पे, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है ये, क्या बोलता है ये लॉफुल, क्या होता है लॉफुल? आए, व्हाट इज लॉफुल? पहले तो दो चीजें इधर, एक है कंसिडरेशन, एक है ऑब्जेक्ट। यार कंसिडरेशन मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा, कुछ तो आपको रिटर्न में मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न, सिर, क्यू पी क्यू, क्यू पी क्यू सिर, यानी समथिंग इन रिटर्न। अब ये जो समथिंग इन रिटर्न है ना, जैसे कि क्या हुआ पता है, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई चिन्मय, कि तू क्या करना ना, तेरी जो ये कार है, बहुत मोटा हो गया भाई, उसने मुझे बोला कि तेरी जो ये कार है, ये तू मुझे सेल कर, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने बोला तू मुझे ये कार सेल कर, इसके बदले में क्या करूंगा पता है, इसके बदले में क्या करूंगा पता है, वो जो तेरा एनिमी था ना, एनिमी, कौन था एनिमी, जिसने तेरे को 10th में कम मार्क्स दिए थे, मान लो कोई टीचर है, उसने मेरे को 10th में कम मार्क्स दे दिए थे, बहुत कम मार्क्स, इसने बोला उसको मैं खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा उसको? खत्म, उसको मैं किल कर दूंगा। मुझे बताओ, जो गाड़ी मैंने इसको दी, जो इसका कंसिडरेशन है वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या ये बराबर है? दिस इज इलीगल, दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यार इसको भी हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। कंसिडरेशन है, गाड़ी बेच रहा हूं, ये इसके बदले किसी को मार के दे रहा है मुझे, लेकिन इट इज अ इलीगल, दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन, इसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? क्या सबने दे दनादन मूवी देखी थी, अक्षय कुमार की? देखी थी। मुझे बताओ उसमें लाश के ऊपर से कितने झगड़े हो गए, हुए कि नहीं? याद है, जिसने देखा है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन वो लोग कोर्ट में ना जा सके भाई, क्यों? अरे ये कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल, याद रहेगा। तो कंसिडरेशन कभी अनलॉफुल नहीं हो सकता। कंसिडरेशन है मेरे भाई, लेकिन हम नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो कैसा है, अनलॉफुल है, याद है। या फिर इसी सेम एग्जांपल में, ये जो गाड़ी में बेच रहा हूं, ये गाड़ी है चोरी की, किसकी है, चोरी की, तो ये भी हम कंसिडरेशन होके भी इसको नहीं मानेंगे। ये हो गई कंसिडरेशन की बात। दूसरे को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है रे? ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, कोई चीज नहीं। ऑब्जेक्ट यानी जो चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, गोल, फुटबॉल वाला नहीं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट का गोल क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव क्या है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुमको मैं 10 लाख रुपए देता हूं, तुम मेरे लिए किसी को किडनैप कर लो। यार इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। इस किडनैप की जगह मान लो मैं उसको बेच रहा हूं कोकेन, पता है ना कोकेन, ड्रग्स मान लो, आपने एसआर के कहा बेटा, याद आ जाएगा तुमको, ऑफेंड मत हो जाना भाई, केस हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ। तो ड्रग्स या कोकेन बेच रहा हूं, यार इसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है दोस्तों। जहां पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाए, उधर हम कंसिडरेशन है नहीं मानेंगे, या फिर उधर हमारा ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है मान लेंगे, और क्या नहीं रहेगा फिर, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, सॉल्ट। हम मानेंगे खाने में नमक नहीं है, यहाँ पे नमक है लेकिन खराब है। हम बोलेंगे एलिमेंट, आपका एक एलिमेंट कंटामिनेटेड एलिमेंट, एलिमेंट एक खराब है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। जज बोलेगा घर जा, चला जा, चला जा बोलेगा, क्या बोलेगा, चला जा। तो देखो ये क्या बोलता है,
कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। कैसा होना चाहिए? लॉफुल। जैसे कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड मतलब लॉ ने नहीं बोला होना चाहिए ये नहीं करना। जैसे गुटखा, गुटखा ऐसा आइटम है जो महाराष्ट्र में बैन करके रखा है लॉ ने, इसीलिए ये बन जाएगा नॉट लॉफुल, अनलॉफुल, इलीगल। या फिर इससे किसी भी लॉ की प्रोविजन को डिफीट हो जाएगा। डिफीट यानी क्या? लॉ में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एग्जाम्पल, और आप जो काम कर रहे हो उससे इस प्रोविजन पे हाथ मार रहे हो। जैसे कि ये सेम केस गुटखा, लॉ ने बोला है कि गुटखा में डीलिंग नहीं करना, एक लॉ में बोला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। अब क्या हो रहा है देखो, अब गुटखा का बिजनेस करोगे तो महाराष्ट्र का जो लॉ है वो तो उसमें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजन कहती है ना लॉ ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ये भी डिफीट हो जाएगा क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो जो ऑलरेडी इलीगल है महाराष्ट्र में। दैट इज डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। फ्रॉडुलेंट चीजों का आप क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इंजुरी टू द पर्सन, इंजुरी टू द पर्सन मतलब क्या? किसी को उठा के फेंकना, हाँ भाई, फिजिकल हो मेंटल हो, किसी के लिए सुसाइड को पुश करना, कुछ भी हो जाए, इट इज एन इंजुरी टू द पर्सन। किसी को लूट लेना, रॉबरी करना, इट इज एन इंजुरी टू द पर्सन। किसी की प्रॉपर्टी को खराब करना, बराबर, ठीक है। या फिर ये सब नहीं है, लॉ में भी कुछ नहीं बोला, प्रोविजंस को भी नहीं कर रहे हो आप, फ्रॉडुलेंट भी नहीं है, इंजुरी टू द पर्सन भी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी भी खराब नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो कोई ह्यूमन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते देखो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, किडनी। किडनी अभी लॉ ने क्या बोला है? किडनी एग्जाम्पल के लिए मान लो, लॉ बोलता है आप किडनी आपकी बेच सकते हो अगर आप मर गए हो। आपकी फैमिली क्या कर सकती है? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, प्लीज सीरियसली मत लेना। अगर आप मर गए तो आपकी किडनी क्या कर सकते हैं लोग? बेच सकते हैं। अब एक बंदे ने क्या करा पता है? एक बंदा है, वो क्या करता है पता है? इन फैमिलीज को, जिनके घर वाले मरते हैं, इनको अप्रोच करके बोलता है मैं आपकी किडनी 20 आपके जो आपका लोग जो मर गया बंदा उसकी 20 लाख में बेच के दूंगा, मुझे 1% कमीशन चाहिए। यार फॉर द टाइमिंग मान लो किसी लॉ में ये लिखा नहीं है कि ये कमीशन लेना गलत है, लेकिन आप बताओ क्या ये चीज सही है? ये गलत है यार, इट इज इमोरल। इसी के साथ और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जो क्रिमेटोरियम रहता है, क्रिमेटोरियम पता है सबको, जहां पे लोगों को अंतिम अंतिम जब मृत्यु होने के बाद जहां पे जला देते हैं, ठीक है। यार ये जो जलाने वाले जो लोग हैं वहां पे बैठ के बोलते हैं 1000 रुपए दो तभी जलाएंगे। मुझे बताओ क्या ये सही है? यार दिस इज इमोरल, ये गलत चीज है। इंडिया में आज भी, मैं इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन आज भी इंडिया में एनिमल्स के लिए अच्छे लॉज नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? कोई गोट है, कोई शिप है, उसको मार के खाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको मारते वक्त कोई बंदा इनको बहुत तकलीफ देके मारता है, बहुत इनको पीड़ा देके मारता है। यार ये लॉ में तो नहीं बोला है ऐसा मत करो, लेकिन यार दिस इज इमोरल, ये गलत है। आप समझ रहे हो? दिवाली में क्रैकर्स जलाना एकदम बराबर है, करो, ठीक है। लेकिन बहुत साउंड वाले, बहुत बड़े बड़े एकदम डेंजर आवाज वाले लोग आइटम जो रहते हैं, बहुत ज्यादा धुआं करने वाले जो आइटम रहते हैं, इनको जलाना कहीं ना कहीं इमोरल हो जाता है यार। क्रैकर जलाने पे कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन यार इतने डेंजर वाले, दिस इज इमोरल। अब ये इमोरल क्या है ना, साइड वाला बंदा बोलेगा यार ये गलत चीज है, तो इमोरल नहीं बन जाएगा। किसने बोलना चाहिए? किसने बोलना चाहिए? ऑब्वियसली किसने बोलना चाहिए? कोर्ट ने बोलना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोलना चाहिए उस चीज को? सर ये इमोरल है या फिर
पब्लिक पॉलिसी लोगों की अच्छाई के अपोज में काम करता है। ठीक है, आपने जगह जगह पे टॉयलेट्स लगा दिए, पब्लिक टॉयलेट्स, लेकिन आप चार्ज कर रहे हो 500 1000, बहुत बड़े बड़े रकम, यार ये पब्लिक पॉलिसी के ना अगेंस्ट काम करता है। तो इसी को हम लॉफुल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा रहा तो इट डज नॉट बिकम्स एन एलिमेंट। और हम पढ़ क्या रहे हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों कैसे होने चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, लॉ ने पाबंदी लगाए हुए नहीं होनी चाहिए, किसी लॉ के सेक्शन को, प्रोविजन को डिफिट करने वाले नहीं होने चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होने चाहिए, इंजुरी किसी को देने वाले नहीं होने चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी खराब करने वाले नहीं होने चाहिए, या फिर कोर्ट बोलता है ये इमोरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। याद रहेगा सबको, ये एग्जांपल्स पढ़ लेना, बहुत आसान एग्जांपल्स है। कोकेन एंड ड्रग्स, देखो यार दिस इज आल्सो अनलॉफुल, ठीक है। ये ए ने बोला कि यार मैं तुमने जो चोरी करी है उसके अगेंस्ट जो मैंने तुम्हारे अगर केस डाली उसको मैं वापस ले लेता हूं, अगर तुम मुझे मेरी सारी जो चुराई हुई चीजें वापस दे दोगे। यार इट इज वॉइड, ये देखेंगे हम क्या होता है, इट इज अनलॉफुल, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। ये वॉइड वॉइडेबल देखेंगे हम। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, दिस इज आवर सिक्स्थ एलिमेंट। एंड प्लीज बनाए रहना, बहुत आसानी से करेंगे, प्लीज बनाए रहना। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मतलब क्या, कौन बताएगा, आपके साइड वाला बंदा, वो तो आप ज्यादा बिजनेस करोगे, ज्यादा बढ़ोगे तो वो ये भी बोलेगा यार गलत है, इतना पैसा नहीं कमाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोल सकता, किसके अलावा, लॉ के अलावा, कोर्ट के अलावा। लॉ ने खुद ने बोला है कोई चीज है जो इलीगल है या फिर वॉइड है, और ऐसी अग्रीमेंट मत करो। जैसे कि इंडिया में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, मतलब क्या, ए बोलेगा लड़की को, बी को, कि मैं तेरे से 6 मंथ्स के बाद शादी करूंगा। यार ये इंडिया में नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज। तो लॉ ने ही बोला है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे ना, ये जज को दिखेंगे ही नहीं। यानी क्या, या तो ये इलीगल होंगे या फिर ये वॉइड होंगे। ये क्या होता है ना, हम देखेंगे, डिटेल में देखने वाले। लेकिन ये कौन बता रहा है, पहले से ही लॉ ने बता के रखा, आप मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इलीगल अग्रीमेंट वो होती है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये देखेंगे हम। वॉइड अग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, नीचे बहुत डिटेल में बात करिए, बहुत आसानी से तुमको मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता है देखो, एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स। मतलब कि ये सही नहीं है यार, आप किसी को बोलोगे धंधा मत करना, गलत है। आप किसी को बोलोगे शादी मत करना, गलत है। किसी को बोलोगे मेरे अगेंस्ट केस मत डालना, गलत है, ये नहीं चलेगा। आई होप सबको याद है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देने की मैं सोचता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लर्न हो जाए। बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसके थ्रू सारे के सारे, देखो कंसेप्ट सबको आता है, मैंने क्या बोला, समझेगा सबको, याद नहीं आएगा। अब याद करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दोस्तों थोड़ा ऐसे तो भी लग जाता है यार, बच्चों बोल देता हूँ, छोड़ो। तो ये क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा सोचो, आप किसी को, आप किसी लड़की को, आप सीए बन गए और आप किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो। किसके लिए प्रपोज करने वाले हो, शादी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ। आप उसको करोगे ऑफर कि भाई मुझसे शादी कर लेना। ये ऑफर करने के बाद लड़की आपको क्या बोलेगी पता है, लड़की आपको क्या बोलेगी, मतलब कोई, आप लॉजिकली सोचना, दिस इज नॉट एन इलॉजिकल एग्जांपल कि कुछ भी बोल दिया, नहीं। आप ऑफर करोगे तो सबसे पहले वो चीज आप, वो आपको क्या, वो लड़की आपको क्या बोलेगी, क्या चीज पूछेगी सबसे पहले आपको, वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि तू सच में मेरे से प्यार करता है, कुछ अर्थ, कुछ मीनिंग भी है तेरे प्यार का, या सिर्फ ऐसी, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपने उस लड़की को ऑफर किया, उसने पहली चीज आपसे पूछी, क्या सच में, क्या उसने पूछा, सच में। ऑब्वियसली आप अच्छे दिख रहे होगे तभी उसने ऐसा पूछा रहेगा, नहीं तो वो पहले चापट चापट मांग के चली जाएंगी। हम यहाँ पे सब चीजें अज्यूम कर रहे हैं कि सब अच्छा ही है, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछ रही है कि सच में, सच्चे है सब, सच में यानी
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आपको क्या पता है आप क्या बोल रहे हो, क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखो नीचे आएगा, डिटेल में बात करेंगे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। फिर तीसरी चीज वो आपको पूछेगी, क्या ये चीज पॉसिबल भी है। मतलब क्या, जैसे मान लो ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पे कास्ट इश्यूज है, या फिर मान लो आप सीए अभी बने नहीं हो, बन रहे हो, व्हाटएवर मे बी द केस, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कुछ अड़ी अड़चन आ सकती है आगे जाके, तो वो क्या पूछेगी, क्या ये चीज पॉसिबल है परफॉर्म करना, क्या तुम जो मुझे ऑफर कर रहे हो, पहले तो क्या ये सच है तुम्हारा प्यार, और दूसरी चीज वो पूछेगी भाई ये पॉसिबल भी तो है ना, दैट इज थर्ड थिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत लॉजिकल सीक्वेंस में चलेंगे, एक दो बार सुन लोगे फॉरएवर के लिए याद रह जाएगा। पहली चीज पूछेगी सच में, दूसरी चीज पूछेगी पॉसिबल है, सच में यानी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, तीसरी चीज होती है पॉसिबल यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद वो तुमको पूछेगी क्या तुम मेजर हो, यानी क्या, कमाते हो क्या, कमाते हो, कमाते हो, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कितना कमाते हो, क्या तुम्हारी कैपेसिटी है मुझे संभालने की, मेरे नखरों को संभालने की, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। दिस इज द फोर्थ पॉइंट यू शुड नो। तो आपने उसको ऑफर किया, उन्होंने पूछा सच में, सच में मीन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तीसरी चीज वो पूछी पॉसिबल है ना ये सब चीजें करना, हमारा कास्ट वास्ट तो सही है, दैट इज सर्टेन। मैं कास्ट कास्ट इसलिए बोला, बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, प्लीज प्लीज किसी ने मन पे नहीं लेना है। पॉसिबल यानी क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट चीज वो पूछेगी कितना कमाते हो, मेजर हो ना, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है कि नहीं, बराबर। इसमें भी वही पॉइंट था, बराबर, मेजर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, किसी लॉ ने उसको ऑफेंडर या मतलब जो हमने देखा ना वो लास्ट वाला पॉइंट, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो क्या करेगी, इसके बाद वो क्या करेगी, वो तुमको पूछेगी तुम्हारे इंटेंशन तो सही है ना, क्या पूछेगी, तुम्हारे इंटेंशन तो सही है ना। अब यार ये क्या बात हो गई, लेकिन वो पूछेगी तो सही तुमसे, इंटेंशन तो सही है यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट दैट यू शुड नो। तत्पश्चात मतलब इसके बाद, सब कुछ करने के बाद वो क्या करेगी, बोलेगी हाँ। देखो उसने तुम्हारी इंटेंशन जान ली है, तुम्हारी कमाई जान ली, तुम्हारी कास्ट जान ली, तुम्हें पूछा सच में प्यार करता है कि नहीं, फिर हाँ कहा। अब ये हाँ कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट। ये कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट। दिस बिकम्स योर सिक्स्थ पॉइंट। फिर तुम लोग चलोगे कोर्ट मैरिज करने, तो सबसे पहले तुम्हारे क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे, क्या करोगे, डॉक्यूमेंट जमा करोगे, इसको हम बोलेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज। सारे डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज बनेगा। इसके बाद तुम कहां पे जाओगे, ऑब्वियसली तुम जाओगे ना कोर्ट के पास, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तुम कोर्ट के पास जाओगे और उनको बोलोगे सर वी वांट टू मैरी, वी वांट टू रजिस्टर, वी वांट आवर रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दिस बिकम्स योर सेवेंथ एट पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके बाद तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, झगड़ना नहीं है, डोंट फाइट, दैट इज not declared to be void. This becomes your 9 point. And last चीज जो तुम में रहेगी, तुमको तुम्हारे बेटे होंगे, बच्चे होंगे, उसको हम कुछ मिलेगा ना, समथिंग इन रिटर्न, इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे, एंड दैट बिकम्स लॉफुल कंसिडरेशन, योर 10th पॉइंट। बहुत आसानी से तुमको मैंने बताया, बहुत इजी एग्जांपल है, एक दो बार सुन लो, लॉजिकल रेफरेंस से हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सबसे पहली चीज, किसी को ऑफर करोगे मुझसे शादी करोगे क्या, दैट बिकम्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वो आपको पूछेगी क्या सच में प्यार करते हो, सच में मीन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। फिर वो पूछेगी क्या ये सब पॉसिबल है, या अपना कास्ट वास्ट झुलता है कि नहीं, तो दैट बिकम्स व्हाट, द थर्ड पॉइंट। वेयर इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अलग कलर का पेन लेता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा, फिर वो पूछेगी तुम मेजर वेजर तो हो ना, मेजर यानी क्या, मेजर यानी तुम्हारा एज, तुम्हारा, तुम पागल तो नहीं हो, कितना कमाते हो, दिस बिकम्स कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसके बाद वो पूछेगी तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम सच में इस चीज में हो के नहीं,
it becomes your where's your intention to create legal relationship. इसके बाद वो फाइनली तुमको हाँ कहेगी, which becomes your free consent. तुम डॉक्यूमेंट जमा करोगे फॉर मैरिज, that becomes your legal formalities. तुम कोर्ट में जाके बोलोगे we need our marriage registration certificate, this is called as, किधर गया अपना, oh my god, where is this, 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 पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस यहाँ पे हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो गया अपना. लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, कहाँ पे था ये लॉफुल ऑब्जेक्ट, कितना कहाँ पे था, इंटेंशन था अपना, नहीं इंटेंशन वाला ये पॉइंट था. देन डॉक्यूमेंट जमा करोगे, बिकम्स लीगल फॉर्मेलिटीज. इसके बाद आप क्या करोगे, हमें हमारा क्या चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिस बिकम्स योर 8th पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. मैंने थोड़ा जंबल कर दिया, इंटेंशन क्या है वाला लॉफुल ऑब्जेक्ट के पास था, थोड़ा सॉरी थोड़ा जंबल अप हो गया. इंटेंशन का था लॉफुल ऑब्जेक्ट की तरफ, एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आफ्टर दैट यू विल फाइनली विल डू व्हाट, झगड़ोगे नहीं, डिवोर्स नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. एंड जब वो बच्चे हो जाएंगे, दे आर योर कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, दैट बिकम्स योर लॉफुल कंसिडरेशन. इसी बेसिस पे आपके पूरे के पूरे 10 के 10 पॉइंट्स आपको हो जाएंगे लर्न. आई होप ये बहुत इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए याद करना. किसी को इलॉजिकल लगता है ना, बिंदास लगने दो. देखो मैंने तो जितना हो सके लॉजिकल रेफरेंस के थ्रू किया है, लेकिन इससे क्या होगा, एक होता है निमोनिक्स, जो शॉर्टकट्स यूज करते हो आप 1 लेटर ले लेके, यार वो ना याद नहीं रहता, बहुत ज्यादा निमोनिक्स हो जाते हैं. लेकिन स्टोरीज कैसा ना याद रह जाती है. हम बहुत भी स्टोरीज नहीं बनाते, थोड़ी सी बनाते. अभी हम नेक्स्ट चीज करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.